দেশৰ কৃষকক সম্বোধন কৰি ভাষণ প্ৰদান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশৰ 9 কোটি কৃষক পৰিয়ালক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী এই ভাৰ্চুৱেল সম্বোধনত কেইবাখন ৰাজ্যৰ কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। तंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद वो किसान हुआ जिसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ज्यादा संसाधन। इस छोटे किसान को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उसके पास तो बैंक खाता तक नहीं था। पहले के समय में जो फसल बीमा योजना थी, उसका लाभ भी इन छोटे किसानों के लिए तो कहीं नामो निशान नहीं था। कोई इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो अलग बात है। इस छोटे किसान को खेत सिंचने के लिए न पानी मिलता था, न बिजली मिलती थी। वो हमारा बेचारा गरीब किसान अपना खून पसीना लगाकर वो खेतों में जो पैदा भी करता था, उसे बेचने में भी उसकी हालत खराब हो जाती थी। इस छोटे किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं था। और आज मैं देशवासियों को फिर याद दिलाना चाहता हूं, देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है। जिनके साथ यह अन्याय किया गया है ना, ये संख्या 80% से ज्यादा किसान इस देश में हैं। करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। लेकिन किसान की स्थिति नहीं बदली। नतीजा क्या हुआ? गरीब किसान और गरीब होता गया। क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था? मेरे किसान भाई और बहनों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण, उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने, दोनों पर एक साथ ध्यान दिया। हम बहुत सुनते थे कि उस देश में खेती इतनी आधुनिक है, वहां का किसान इतना समृद्ध है। कभी इजराइल का उदाहरण सुनते रहते थे। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च
इनपुट कॉस्ट ये कम हो, उसका खर्चा कम हो। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं उनका इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक के बाद एक उठाई। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो। आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, अभी जब मैं किसान भाइयों से बात कर रहा था तो मुझे हमारे महाराष्ट्र लातूर के गणेश जी ने बताया कि 2,500 रुपया उन्होंने दिया और 54,000 रुपया करीब करीब मिला। मामूली प्रीमियम के बदले किसानों को पिछले साल में 87,000 करोड़ रुपए क्लेम राशि मिली है। 87 यानी करीब करीब 90,000 करोड़ मामूली प्रीमियम दिया किसानों ने। मुसीबत के समय ये फसल बीमा उनको काम आया। हमने इस लक्ष्य पर भी काम किया कि देश के किसान पास खेत में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो। हम दशकों पुरानी सिंचाई योजनाओं पूरा कराने के साथ ही देश भर में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मंत्र के साथ माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और मुझे खुशी हुई, अभी तमिलनाडु के हमारे सुब्रमण्य जी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने माइक्रो इरिगेशन से, ड्रिप इरिगेशन से, जो पहले 1 एकड़ का काम होता था 3 एकड़ का हुआ और पहले से ज्यादा 1 लाख रुपए ज्यादा कमाया माइक्रो इरिगेशन से। साथियों, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर आप छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चूप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। साथियों, हम इस दिशा में भी फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1,000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है। किसान ऑनलाइन बेचना शुरू किया है। साथियों, हमने एक और लक्ष्य बनाया कि छोटे किसानों के समूह बने, ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम करे। आज देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाने का अभियान चल रहा है। उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी हम महाराजगंज के राम गुलाब जी से सुन रहे थे, 300 के करीब किसानों को इकट्ठा किया है उन्होंने, और पहले की तुलना में 1.5 गुना भाव से माल बेचना शुरू हुआ है। एफपीओ बनाया उन्होंने, वैज्ञानिक तरीके से खेती में मदद ली और आज उनको फायदा हो रहा है। साथियों, हमारे कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है गांव के पास ही भंडारण, कोल्ड स्टोरेज। इसकी आधुनिक सुविधा
कम कीमत पर हमारे किसानों को उपलब्ध हो। हमारी सरकार ने इसे भी प्राथमिकता दी। आज देश भर में कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क विकसित करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है। हमारी नीतियों में इस पर भी बल दिया गया है कि खेती के साथ ही किसान के पास आय बढ़ाने के दूसरे विकल्प भी हो। हमारी सरकार मछली पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मधुमक्खी पालन सभी को प्रोत्साहित कर रही है। हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि देश के बैंकों का पैसा देश के किसानों के काम आए। 2014 में जब हम पहली बार सरकार में आए और शुरुआत थी हमारी, 2014 में जहां 7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान एक किसानों के लिए किया गया था धन के लिए, वही इसे अब करीब 14 लाख करोड़ रुपए यानी 2 गुना किया गया है ताकि किसान को कर्ज मिल सके। बीते कुछ महीनों से करीब 2.5 करोड़ छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है और अभियान तेजी से चल रहा है। हम मछली पालकों, पशुपालकों उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। ये लाभ उनको भी अब दिया जा रहा है। साथियों, हमने इस लक्ष्य पर भी काम किया। खेती की दुनिया में क्या चल रहा है, इसके लिए देश में आधुनिक कृषि संस्थान हो। बीते वर्षों में देश में अनेक नए कृषि संस्थान बने हैं, कृषि की पढ़ाई की सीटें बढ़ी हैं और साथियों, खेती से जुड़े इन सारे प्रयासों के साथ ही हमने एक और बड़े लक्ष्य पर काम किया। ये लक्ष्य है गांव में रहने वाले किसान का जीवन आसान हो। साथियों, आज जो किसानों के लिए इतने आंसू बहा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बड़ा दुख दिखा रहे हैं, जब ये लोग सरकार में थे तब इन्होंने किसानों का दुख, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए क्या किया, ये देश का किसान अच्छी तरह जानता है। आज सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि उसके जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार उसके दरवाजे तक पहुंची है, खेत के मेड़ तक पहुंची है। आज देश के छोटे और सीमांत किसान को अपना पक्का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, साफ पानी का नल मिल रहा है। यही किसान है जिसे बिजली के मुफ्त कनेक्शन और नतुन कृषि आईनक লৈ प्रतिबाद অব্যাহত থকাৰ সময়ত এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। পুনপুটে সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত থাকিব। সময় হৈছে খণ্ড-বিৰতি। कई सालों से हैं, पंजाब में भी हैं, वहां तो प्राइवेट कंपनियां एग्रीमेंट करके खेती कर रही है। क्या आप जानते हैं पहले के कानूनों में समझौता तोड़ने पर किसानों पर पेनल्टी लगती थी? मेरे किसान भाइयों को भी ये किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे किसान भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। साथियों, आप ये भली भांति जानते हैं कि पहले अगर किसी कारणवश किसान मंडी नहीं भी जा पाता था तो वो क्या करता था, वो किसी ट्रेडर को अपना माल बेच देता था। ऐसे में वो व्यक्ति किसान का फायदा ना उठा पाए, उसके लिए भी हमारी सरकार ने कानूनी उपाय किए हैं। खरीदार समय से आपका भुगतान करने के लिए अब कानूनन बाध्य है। उसे रसीद भी काटनी होगी और 3 दिन के भीतर भुगतान भी करना होगा, नहीं तो ये कानून किसान को शक्ति देता है, ताकत देता है, वो अधिकारियों के पास जाकर कानूनी तंत्र का सहारा लेकर अपना पैसा प्राप्त कर सके। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, हो रही है। खबरें आ रही हैं
कि कैसे एक एक करके हमारे देश के किसान भाई इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। साथियों, कृषि सुधारों का एक और अहम पक्ष भी ये है के लिए समझना जरूरी है। अब जब कोई किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा तो वो ये भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो। इसके लिए एग्रीमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीज, आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण, विशेषज्ञता ये हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो उसे रोजी रोटी उसमें है। अच्छी उपज के लिए सुविधाएं किसानों के दरवाजे पर उपलब्ध करवाएगा। एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरह वाकिफ रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा। अब आपको मैं एक और स्थिति बताता हूं। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है, तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रीमेंट को किसी भी वजह से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है। क्या यह स्थिति किसानों के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? सबसे ज्यादा एश्योरेंस किसान को है कि नहीं है? किसान को फायदा होने वाली गारंटी इसमें है कि नहीं है? एक और सवाल लोगों ने उछाल करके रखा हुआ, आपके मन में भी आता होगा। अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई, मार्केट बहुत शानदार हो गया, जो एग्रीमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफा एग्रीमेंट वाले को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो एग्रीमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही दे है, लेकिन अगर ज्यादा मुनाफा हुआ है तो उसमें से कुछ बोनस भी किसान को देना पड़ेगा। इससे बड़ा किसान की रक्षा कौन कर सकता है? ऐसी स्थिति होने में किसान एग्रीमेंट में तय किए गए मूल्य के अलावा, जैसा मैंने कहा, बोनस का भी वो हकदार होगा। पहले क्या होता था, याद है ना? सारा रिस्क किसान का होता था और रिटर्न किसी और का होता था। अब नए कृषि कानूनों और सुधार के बाद स्थिति पूरी तरह किसानों के पक्ष में हो गई है। अब सारा रिस्क एग्रीमेंट करने वाले व्यक्ति या कंपनी का होगा और रिटर्न किसान का होगा। কেইবাখো ৰাজ্যৰ কৃষকৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মত বিনিময় অনুষ্ঠান আমি দেখুৱাই থাকিম এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুৰৰ সময় খন্তেক বিৰতি। দেশৰ কৃষকক সম্বোধন কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেশৰ 9 কোটি কৃষক পৰিয়ালক সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पिछले दिनों अनेक राज्य, और ये बात समझनी होगी, अनेक राज्य, चाहे असम हो या इधर राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, ऐसे कई जगह पे पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है, एक प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है। इतना गुमराह करने वाला का खेल चलता था,
इतना बड़ा आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, हो हल्ला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे उनको नकार दिया है, पराजित कर दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। साथियों, तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। ऐसे लोगों के जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिनों, जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगाए हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ये सब करने के बावजूद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडा रख करके, उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। और फिर एक बार देश भर के किसानों ने खुल करके जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आपसे लगातार प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনড্ৰাই আজি সম্বোধন কৰিলে দেশৰ কৃষকসকলক। খবৰ অব্যাহত থাকিব, বাতৰিৰ পুনৰ সময় খন্তেক বিৰতি। টোলগেট লণ্টভণ্ড ভাঙি ছিঙি অগ্নিসংযোগ কৰিছে একাংশ যুৱকে। বহিৰাজ্যৰ লেচিয়ে টোলগেটৰ ঠিকা লাভ কৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মুম্বাই ইগল ইনফ্ৰা নামৰ ফাৰ্মে লাভ কৰিছে দায়িত্ব, আৰু মুম্বাই ইগল ইনফ্ৰা নামৰ ফাৰ্মে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে ক্ৰোধিত হৈ পৰিছে স্থানীয় যুৱকসকল। টোলগেটৰ ঠিকা বহিৰাজ্যৰ লেচিয়ে কিয় লাভ কৰিব বুলি সৃষ্টি কৰিছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। ভাঙি লণ্টভণ্ড কৰিছে টোলগেট, ভাঙি ছিঙি অগ্নিসংযোগ কৰিছে।
আজি কংগ্ৰেছ এৰিব অজন্তা নেওগে সভাপতি সোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পদত্যাগ পত্ৰ একেলগে এৰিব কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক পদ গোলাঘাট সমষ্টিৰ একেৰাহে 4বাৰ বিধায়ক অজন্তা নেওগ কেইদিনমান পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰিছিল অজন্তা নেওগে সাক্ষাতৰ সময়ত আছিল নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে চৌকছ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আজিৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ কোৱা হৈছিল বিজেপি যোগ দিব আৰু আজি অজন্তা নেওগে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে গোলাঘাটৰ কেইবাজনো কংগ্ৰেছী নেতাই অমিত শাহৰ উপস্থিতিত বিজেপি যোগদান কৰিব অজন্তা নেওগে এপিচিচিৰ সম্পাদক পলাশ তামুলীৰো কংগ্ৰেছ ত্যাগ অজন্তা নেওগৰ সৈতে বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা পলাশ তামুলীৰ শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত অবৈধভাৱে শিল কঢ়িওৱা বাহন জব্দ বন বিভাগক ৰাজহ ফাঁকি দি অবৈধভাৱে ক্ৰেচাৰৰ পৰা শিল কঢ়িয়াই অনা 3খন বাহন জব্দ কৰে বন বিভাগে চাৰিদুৱাৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে শিল ভৰ্তি কৰি গৈ থকা অৱস্থাত বন সুৰক্ষা বাহিনী আৰু চাৰিদুৱাৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ বন কৰ্মীসকলে অভিযান চলাই জব্দ কৰে 2খন ডাম্পাৰ আৰু এখন ট্ৰেক্টৰ অভিযানকাৰী দলটোৱে সন্দেহৰ ভিত্তিত গাড়ী 3খন ৰখাই যাৱতীয় নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত শিল কঢ়িয়াই অনাৰ কোনো নথিপত্ৰ নোপোৱাত গাড়ীকেইখন জব্দ কৰি বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় লৈ যায় তেজপুৰ সদৰ প্ৰটেকশ্যন পাৰ্টি আৰু আমাৰ চাৰিদুৱাৰ ষ্টাফৰ সৈতে যৌথভাৱে এটা টহলদাৰী কৰোঁতে এই গাড়ী 3খন পালোঁ বল্ডাৰ অনা 3খন গাড়ী এখন ট্ৰেক্টৰ 2খন ডাম্পাৰ হয় ডাম্পাৰ 2খনত কেঁচা মিলৰ মাল আছিলে পাই আমি অফিচলৈ লৈ আহিছোঁ তাৰে এতিয়া অফেন্স হ'ব অফেন্সটো তেওঁলোকে মালিক আহিছে কম্পাউণ্ড কৰিব এই বিষয়ে গাড়ীখনৰ বিষয়ে আৰু কাগজপত্ৰ নাছিল কাৰণে সিহঁতক লৈ অহা হৈছে কাছাৰ বজৰং দলে হিন্দু লোকক বৰদিন পালন কৰিবলৈ বাধা দিয়াৰ মাজতে ৰামকৃষ্ণ মিছনত পালন কৰা হয় বৰদিন পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি প্ৰতি বছৰৰ দৰে মাতৃ মেৰী আৰু প্ৰভু যীশুক উপাসনা কৰা হয় কেক মিঠাই চকলেট আদিৰে বৰদিন পালন কৰা হয় ৰামকৃষ্ণ মিছনত উদযাপন কৰা সকলো উৎসৱৰ ভিতৰতে হৈছে বৰদিন অন্যতম ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ গান্ধীচান জি মহাৰাজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আজি এনেদৰে মত ব্যক্ত কৰে কালি সামৰি পৰিব বিএছএফ আৰু বিজেপিৰ সমন্বয় সন্মিলন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত যৌথ সংবাদমেল সম্বোধন কৰে বিএছএফ আৰু বিজেপিৰ সঞ্চালক প্ৰধানে ৰাণীৰ বিএছএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যৌথ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দুই দেশৰ সীমা সুৰক্ষা দলে Signed a joint record of discussion with our partners, BGB, after discussions on various agenda items. We had discussed mainly about the smuggling activities, how to contain them. Second issue was the killings on the border. Actually, when the smuggling activities take place and when you try to stop the smugglers, there is a scuffle and attack on the forces. Retaliation, they fire, and at times some people get killed. So this issue is also a concern for both the border forces. So we discussed on that also. Then we discussed about the coordinated border patrols, not only during the day but also during the night time, to stop the illegal activities. We discussed about the confidence building measures between both the forces all along. 24 ঘণ্টা ৰাজ্যৰ কৰোনাত আৰু 4জন লোকৰ মৃত্যু কৰোনাত মৃত্যু হোৱা লোক 4জন হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ 58 বছৰীয়া তুলসী শইকীয়া কাছাৰৰ 73 বছৰীয়া সতনাম সিং আৰু কামৰূপৰ উপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বাৰ্মা ৰাজ্যৰ কৰোনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা 1033 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 95 গৰাকী লোক কামৰূপ মহানগৰতে আক্ৰান্ত হৈছে 47 গৰাকী লোক আৰু খবৰ হৈতে বিদায় লৈছো বাতৰিৰ পৰা নমস্কাৰ